नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आपका स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं। इनकी पहचान करवाना जरूरी है। ये पूरे के पूरे राष्ट्रवादी हैं। काफी सिख संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनके प्रवक्ता भी है और हमारे माइनॉरिटीज कमीशन के परमानेंट मेंबर भी रहे हैं। सर, आपसे बात करें और आज के टॉपिक की बात करें तो टॉपिक हमने जानबूझ के चुना है क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकली राइट नाउ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड is very, very murky, if I say so. And especially in the Indian subcontinent, हम देखेंगे कि भारत के दोनों बाजू थिंग्स आर imploding, नेबर्स आर imploding। और कौन पहले टूटेगा? हु विल ब्रेक फर्स्ट, बांग्लादेश या पाकिस्तान? इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। और लाली साहब से, हाँ, मैं तो इन्हें लाली साहब कहता हूँ। ऐसे इनका पूरा नाम है सुरिंदर सिंह जी लाली। आप इन्हें कई नेशनल चैनल्स के ऊपर, अरे पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर भी देखते रहेंगे। भारत का व्यू पॉइंट वो मुखर तरीके से रखते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे, सर, दिस नेबरहुड व्हेन इट इज एक्सप्लोडिंग, इम्प्लोडिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग दैट। हम लोग 2 साल से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान आज टूटेगा कल टूटेगा, मगर जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा, चाइना नहीं चाहेगा, वो जिंदा रहेगा। मरने भी नहीं देंगे, जीने भी नहीं देंगे वाला हालत उनका कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ हमारे यहाँ रिजीम चेंज स्टेट डिपार्टमेंट यूएस ने करवाया बांग्लादेश के अंदर, और वो कंगलादेश बन गया। हाँ, जो बांग्लादेश के वो जो चीफ एडवाइजर जिनको, जो पप्पू को लाके बिठाया हुआ है, उनकी गवर्नमेंट डिमांड करती है कि शेख हसीना को प्रत्यार्पण करो, एक्सट्राडिट करो। लगता ऐसा है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के पहले गृह युद्ध शुरू होके उसके 2-3 टुकड़े तो जरूर होंगे। आप क्या समझते हैं सर? लाली साहब, योर फर्स्ट कमेंट्स। नमस्कार हिमांशु जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ अदा कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन योर चैनल एंड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, बिकॉज मैं जब भी आपको तमाम चैनलों पे मिलता हूँ तो मेरे ज्ञान में इजाफा ही होता है, तो शुक्रिया। दूसरा, आपने मेरी इंट्रोडक्शन में कहा कि राष्ट्रवादी हैं। अगर ना भी कहते हो तो चलता, क्योंकि मैं सिख हूँ और सिख का मतलब ही राष्ट्रवाद है। हिमांशु जी, एक यूपी के एग्जाम में एक बच्ची, हिंदी की एग्जाम में उसको सवाल आया कि सिखों का हिंदुस्तान में क्या कंट्रीब्यूशन है, सिख कौम का। तो उस बच्ची ने लिखा कि अगर सिख ना होते तो शायद मैं इस सवाल का जवाब उर्दू में लिख रही होती, हिंदी में नहीं। तो सिख का मतलब ही राष्ट्रवाद है। और सबसे ज्यादा जो शहादतें भी दी गई, पार्टीशन भी हुआ, 65% पंजाब। ये तो पंजाब तकसीम हुआ था ना, हिंदुस्तान थोड़े ना हुआ था, वो तो पंजाब हुआ था। हिंदुस्तान अभी, वी आर द स्वॉर्ड आर्म ऑफ इंडिया। सिख्स की सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन रही है इंडियन आर्मी के अंदर, एक ये पर उस समय जो सबसे ज्यादा उजड़े थे वो पंजाबी ही उजड़े थे, जो रात को अपने घर की चाबियां लेके यहाँ आ गए कि जब दंगा खत्म होगा, जब ये दो आदमी जिनकी मूंछ की लड़ाई थी, एक कह रहा था मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, एक कह रहा था मैं बनूंगा, और दोनों को लॉर्ड माउंटबेटन और अंग्रेजी सरकार ने मिलकर अच्छा मामू बनाया और हमारे मुल्क को तोड़ के और वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस राइट। करके चले गए। ये यूरोप में रोते फिरते हैं, 5,000 रेफ्यूजी आ गए, 10,000 आ गए, 1 मिलियन आदमी मर गया और करोड़ों में आदमी रातों रात बेघर हो गए, जिसमें मेरे पिताजी भी थे और मेरी माताश्री भी थी। तो सिख का मतलब ही राष्ट्रवादी है। और ये जो बाहर जो शोर मचाते हैं लोग, ये पगड़ी पहनने से सिख नहीं बनते। जो हिंदुस्तान, जो अपनी मातृभूमि से नहीं प्यार करता, वो सिख नहीं है, क्योंकि इसी जमीन के ऊपर गुरुओं ने अपने बच्चे वार दिए, धर्म नहीं हारा, सिक्खी के साथ श्वासा ने भाई। तो मैं बड़ी माजरत के साथ ही आपसे कहना चाहता था। दूसरा, हिमांशु जी, इतना बढ़िया टॉपिक है कि जब आपने मुझे टॉपिक बताया तो उसके बाद मैं काम कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो आदमी जब आशिकी में चला जाता है ना, तो फिर आशिकी में फिर आपको आपकी माशूका ही याद आती है। तो इट इज सच अ ब्यूटीफुल चॉइस ऑफ टॉपिक कि पहले कौन टूटेगा। पर
मेरे को इसमें हिमांशु जी आपका टॉपिक सुनने के बाद थोड़ी चिंता भी हुई। चिंता इसलिए हुई क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी टूटता है, दोनों भी टूटते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि हिमांशु जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मुझे एक बात बताइए कि इस्लाम 1400 साल पहले आया, और जहां आया सऊदी अरेबिया और यूएई, वो तो आगे बढ़ गए, उन्होंने मंदिर भी बना ली, सिनेमा हॉल भी बना रहे, वो मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं वहाँ। उन्होंने सारी वो जो वेस्टर्न न्यूआंसेस जो इस्लाम से इत्तफाक नहीं रखती, उन्होंने वो कर ली। ये जो हमारे अगल बगल में चंदू मंदू बैठे हैं, जो हम ही से निकले हैं, मतलब आई कैन पे फॉर देयर डीएनए टेस्टिंग, वो हम सनातियों से ही निकले हैं। इनको क्या ऐसी यूद और हनूद, यहूदियों से और हिंदुओं से स्पेशली इतनी क्या नफरत है कि ये इन्होंने उस चक्कर में अपना बेड़ा गर्क ही कर डाला। मतलब मेरे को ये सवाल नहीं समझ आता। आई टेक प्राइड इन सेइंग दैट वी आर पार्ट ऑफ हिंदू, सिखिज्म इज दी, आई से, स्पेशल एडिशन ऑफ हिंदूज। यस। पर मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जो चंदू मंदू, ये किस चीज पे उतार हुआ, मतलब इनको। मेरे को कभी कभी लगता है कि दी ओनली वे पाकिस्तान एंड मे बी नाउ बांग्लादेश, इनको अगर सुधारना है तो इनको बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट इनके यहाँ भेजने पड़ेंगे, क्योंकि जो इनको इनके जर्नैलों ने और कायदे आजम ने जो इनको चूरन खिलाया कि जी हिंदू और मुस्लिम अकेले नहीं रह सकते, उसको तो रेफरेंडम हो गया ना। हम तो पांचवी से तीसरी इकॉनमी बनते चले जा रहे हैं। जितनी बड़ी मीटिंग में मुकेश अंबानी जी खुद नहीं बैठते, उसमें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेके दुनिया में घूमता रहता है। मतलब जितना मथुट गोल्ड के पास गोल्ड है, उससे कम गोल्ड पाकिस्तान के पास है। जितनी, शायद मेरे एक फ्रेंड है वो एयरलाइंस के बिजनेस में, जिसके पास उतने अपने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर हैं, उतने पूरे पीआईआई के पास भी नहीं हो। 30-35, उसमें से भी आधे चलते हैं, क्योंकि एक पुर्जा निकालते हैं तो एक डालते हैं। एनीवे, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस। मैं पहले जानना चाहता हूं कि ये क्या इनको, मतलब इन्होंने क्या खाया है, क्या, किस दुनिया में ये रह रहे हैं, कहाँ दुनिया बढ़ रही है, कहाँ हिंदुस्तान एक सॉफ्ट पावर। मतलब now I think we are not even a soft power. We are not transitioning because the way we stood against Canada and the way we are not towing the American line, इसीलिए शायद वो अडानी का केस खोल के हमें पनिश कर रहे हैं। पन्नू जैसे 2 टके के किराए के भाड़े के आदमी जो अपने आप को सिख कहता है, वो हमारी, मेरी मातृभूमि के अगेंस्ट बयान देता है। तो ये सब, ये डीप स्टेट ही काम कर रही है। पर चलो, वो तो काम कर रही है, इनके समझ में क्यों नहीं आता वो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है। 4 बार वो हमसे लड़ लिए। उनके मेजर जो है, जो कर्नल, जो कोर कमांडर हैं, जितने भी चलाते हैं, मैं तो कोर कमांडर का घर देखो तो खत्म ही नहीं होते जब मैं वहां गया। तो उनके जो मेडल लगे, मुझे समझ नहीं आता। लूडो में जीते, कबड्डी में जीते, किससे लड़ा है? पहले पाकिस्तान की बात करेंगे, फिर बांग्लादेश की। तो सर, ये किससे लड़े, किससे जीते? 77 साल पाकिस्तान को बने हो गए, सिर्फ 7 साल दी इनकम इज मोर देन द एक्सपेंसेस। 60-70 साल वो मुल्क इन रेखा के नीचे रहा है। 25 करोड़ आदमियों को तुमने बिल्ड करके कि हिंदू गंदे हैं, हिंदू काफिर हैं, हिंदू हमें जीने नहीं देंगे, टू नेशन थ्योरी। आज आप जर्नैल अपनों का ही बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मतलब रोटी नहीं, चावल नहीं, और गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना। आई मीन, आई एम सॉरी टू से दैट, इट इज हिलेरियस। मतलब हम कर रहे हैं आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और वो कर रहे हैं इंटरनेशनल ठीक है। टेररिज्म। तो अभी मैं कल ही पढ़ रहा था हिमांशु जी कि पाकिस्तान में आफ्टर पॉर्न, बिकॉज अब क्या करेंगे, मतलब जिस कंट्री में वो जो जो इस्लाम को उन्होंने इख्तियार किया है, वो सऊदी अरेबिया ने भी नहीं किया, वो भी आगे बढ़ गया। तो पॉर्न साइट्स जो दुनिया में सबसे ज्यादा सर्फ की जाती है, पाकिस्तान में की जाती है। गेस कीजिए उसके बाद क्या? उसके बाद मुकेश अंबानी एंड हाउ टू बी रिच। ये परसों की रिसर्च थी वहां पे। तो देखिए कि किस कदर पहले तो वो अपनी पॉपुलेशन को, हिंदुओं का चूरन बेच बेच के बर्बाद करते रहे। और अब क्या हुआ कि अब इंटरनेट आ गया। अब इमरान खान को देखो, उन्होंने उसकी पार्टी को तोड़ के फिर भी इलेक्शन जीत गया, क्योंकि अब लोगों को समझ आ रहा है। जब वो इंटरनेट पे जाके देखते हैं, वो देखते हैं कि जितने में जस्टिन बीबर यहाँ पे चड्डी में आके गाना गा गया, उतने में तो इनका शहबाज शरीफ महंगा सूट जाके पहन के जाता, उसको पैसे नहीं मिल पाते। अब देखिए कि इस कदर उन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड किया कि जब पाकिस्तान बना इंडिपेंडेंस के बाद, बाय द वे किसी दिन ये डिस्कशन भी करेंगे, गोरों ने भी बड़े हिसाब से इसे तोड़ा।
उन्होंने कम्युनिज्म को और रोकने के लिए, उन्होंने सोशलिज्म को रोकने के लिए इस हिसाब से इंडिया तोड़ा कि ये बीच में इस्लामिक नेशन आ जाएगा, ये हम ब्लॉक को अलग रखेंगे। तभी वो अफगानिस्तान में आके लड़े और उन्होंने अफगानिस्तान को ऐसा एक मतलब बॉइलिंग पॉट बना दिया जो आज तक पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए भी सिरदर्द बनता जा रहा है। पर हुआ क्या था कि जब पाकिस्तान बना तो 19% उस समय के हिंदुस्तान की उन्हें पॉपुलेशन मिली। और 33% 17% 17% रिसोर्सेज मिले। 33% की आर्मी मिल गई, क्योंकि जीएचक्यू रावलपिंडी उस जमाने में भी वही था। तो सारे पढ़े लिखे जो थे वो तो यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ पे वीवर दी इंटेलेक्चुअल कैपिटल, उस समय बंगाल था, बिहार में भी जो था हमारा। तो अब क्या हुआ कि अब 33% आर्मी आ गई। अब आर्मी को कैसे सस्टेन करे लोगों को, तो फिर हिंदुओं को काफिर बनाओ, दुश्मन बनाओ, वो हमें मारना चाहते हैं। हमने एक अटैक नहीं किया, हमने उनको कुछ नहीं किया, आधे घंटे में साफ कर दिया अगर हम अपनी आई पे आए तो। पर हमने नहीं किया। तो उस 33% आर्मी ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए 77 साल से अपनी पॉपुलेशन को भुखमरा सड़क पे ले आए हैं। और वो खुद सारे जर्नल पापा जॉन्स खरीद रहे हैं। आप लंदन अमेरिका जाओ और पार्टी में जिस पाकिस्तानी से मिलते हो उसका पिताजी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होता, वो पाकिस्तान की आर्मी में कोर कमांडर थे और उसके पिताजी रिटायर करके कट लिए। बाजवा जी कहाँ गए किसी को पता ही नहीं। परवेज मुशर्रफ दुबई में क्या कर रहा था किसी को पता ही नहीं। तो एनीवेज, तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो एक तो ये हो गया पाकिस्तान। अब दूसरों की अभी मती मारी गई बांग्लादेश। अब देखिए, ये जो इनको हिंदुओं के लिए नफरत है, ये वो ही कंट्री जिन्होंने इनको आजाद करवाया, जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों ने, जिन्होंने इनके मिलियंस मारे 71 में। इनकी मतलब मुझे कहते हुए भी बुरा लगता है कि 2 लाख से ऊपर औरतों के साथ इन्होंने दुष्व्यवहार किया। आज शहबाज शरीफ साहब, यूनुस साहब जो कि अमेरिका का भाड़े का टट्टू है, उसे जफ्फी डाल के बोल रहे हैं जी हम तो नेचुरल हैं। अरे अब नेचुरल हो तो ऐसा करते हैं नेचुरल के साथ जो आपने एट्रोसिटीज की। हालांकि पाकिस्तान में बनने में ज्यादा इनिशिएटिव बांग्लादेश का था। फिर पंजाबी जर्नैलों ने कहा इन्हों का तो रंग ही ठीक ही नहीं है, काले पीले कलो सिक्की करना है। उन्होंने उन्हें भी बर्बाद कर दिया। तो ये तो है ब्रीफली पाकिस्तान की थी। अब बांग्लादेश में भी यही है कि अरे भाई यू आर जस्ट अ गारमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और वो भी इसलिए है क्योंकि आपके यहाँ लेबर लॉज नहीं है। हम्म। इसीलिए आपको सारा बिजनेस मिलता है। वो कॉटन भी यहाँ से जा रही है, बिजली भी वहां से जा रही है, बटन भी हमारे यहाँ से जाती है, जिप भी हमारे यहाँ से जाती है। अब इस मुल्क को नहीं समझ आ रहा है। अब वो पाकिस्तान के साथ सी रूट्स भी स्टैब्लिश कर रहे हैं जो नहीं थे, शिप्स भी डायरेक्ट आ गए पीछे। वो कॉटन भी ले रहे हैं, वो उनसे गारमेंट्स भी ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी ले रहे हैं, चीनी भी ले रहे हैं, मार्बल भी ले रहे हैं। तो मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता, जैसे सुधांशु जी, हिमांशु जी, मैंने और आपने कितनी दफा गुफ्तगू की। आज कनाडा में वो हो रहा है जो आप और मैं पिछले 1 साल से टीवी चैनलों पे बोल रहे हैं। बोल रहे। तो जब आपको और मुझे समझ आ गया तो इनको नहीं समझ आ रहा जिसने मुल्क का बेड़ा सर गर्क कर दिया। इनको समझ में नहीं आएगा सर, क्योंकि इनके लिए वो 72 हुरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो 72 हुरे आखिरत के बाद मिलेगी। उनकी आखिरत आ जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि इनके लिए तो कुरान सबसे बड़ी चीज है। और कुरान में लिखा गया है कि असल जिंदगी तो मौत के बाद शुरू। तो तो यहां पर ये तकलीफ है, ये जो चूरन है ना, ये चूरन ने सबको तबाह किया देखो, कुरान में लिखा तो है, पर और भी तो इस्लामिक नेशंस हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सऊदी अरेबिया, यूएई है। उनको तो समझ आ गया कि कितना फॉलो करना है कितना नहीं करना है। मतलब आई डोंट वांट टू एंटर द realm ऑफ ब्लास्फेमी, बट इनको क्यों नहीं समझ आ रहा। मतलब सऊदी अरेबिया में तो मंदिर भी खुल रहे हैं और वो फिल्म स्टार्स को भी बुला रहे हैं और वो नाइट क्लब्स भी खोलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने होटल भी बना दिए। और कोई ऐसा काम नहीं है जो दुनिया में किसी 5 स्टार में नहीं होता जो वहां होता है। मैं इससे ज्यादा नहीं इस पे खुलासा करूंगा। तो इनको मतलब ये कौन सा इनका जो मैं, बल्कि मैं तो एक और बात बोलता हूं कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का इस्लाम है ये हिंदुआइज इस्लाम है, क्योंकि दे स्पीक आवर लैंग्वेज। इनकी शादियां अटेंड करो, ये हमारे गाने सुनते हैं। शेख हसीना भी साड़ी पहनती है, इनके यहाँ ढोलकी भी होती है, इनके यहाँ वलीमे भी होते हैं। तो ये आदतें तो इनकी हमारे से मिलती हैं। मतलब सिद्धे मूसेवाला के ज्यादा जो हिट्स हैं वो पाकिस्तान में आते हैं। सुखबीर नाम का एक सिंगर है, मैं उससे एक पार्टी में मिला तो उसने 79 शोज पाकिस्तान में किए हैं।
बस। तो ये हमारे यहाँ से कपड़े जाते हैं इनके, हमारे यहाँ से मिठाइयाँ जाती हैं, हमारे बॉलीवुड स्टार्स पे ये जीते हैं, हमारे ड्रामे ये देखते हैं। उसके बाद फिर ये इतनी हिंदुओं से नफरत क्यों? मुझे इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। नहीं सर, नहीं नहीं, जो नफरत तो होगी ना, यहूद और हनूत। देखिए, यहूद तो वो बहुत दूर बैठा है इसराइल। अभी उनके साथ तो सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने सुलह कर ली। तो तो फिर यही तो इनके पेट में दर्द हुआ। ये इनके क्योंकि पेट अब में क्या दर्द हुआ? होता है। तो ये अब क्या हुआ बोलेंगे कि कि हम जाएंगे, डोंकी के ऊपर जाएंगे सर। पहले यहूद को खत्म करेंगे, फिर हनूत के पास आएंगे। ये यहूद हनूद को खत्म करेंगे, ये इनसे इनकी एयरलाइन मेंटेन नहीं हो रही, हवाई जहाज के दरवाजे खुल जाते हैं, वो किसी के घर के ऊपर लैंड कर जाता है। गधे ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक मतलब मैंने पहली दफा जब मैं आज से 20 साल पहले गया था, गुरुद्वारे गया था वहां पे पंजा साहब, तो मैंने टूथब्रश यूज किया था। मैंने लाइफ में वो स्विट्जरलैंड में भी नहीं देखा। मैंने इनके यहाँ टूथब्रश भी मेड इन स्विट्जरलैंड देखा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि स्विट्जरलैंड ने कैसे वो प्रोडक्ट इतना सस्ता बना दिया। मतलब इनके यहाँ टूथब्रश तक तो बनता नहीं था उस जमाने में। आज भी कहाँ बनता है सर? आज भी कहाँ बनता है? जो भी बनता है वो चोरी का आता है, असेंबल होता है। अभी इनके मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें हम, पाकिस्तानियों की, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जाके बांग्लादेश को हेल्प करेगा। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, और मुझे क्या नहलाएगा भैया? इसीलिए मैंने ये देखिए, टॉपिक लिया कि इनको तो ये समझ में नहीं आता कि हम जिएंगे कैसे। मगर जब वो अजीत साहब का डायलॉग है ना, हम आपको मरने नहीं देंगे, लिक्विड ऑक्सीजन पे रखेंगे। हाँ पर पंजाबी में भी एक डायलॉग होता है, कहते हैं कि ग्वांडी, ग्वांडी कहते हैं नेबर, क्योंकि बगल वाले की दीवार गिरा दो भले अपनी मुर्गी नीचे आके मर जाए। तो उस चक्कर में वो तो बर्बाद हो गया है। पाकिस्तान तो खैर खत्म है मेरे हिसाब से। पाकिस्तान इज ऑलरेडी अ फेल्ड स्टेट, इट फेल्ड में बी 20-30 ईयर्स अगो। उसको वेस्ट ने वो अजीत वाला डाला गया कि इतनी ऑक्सीजन दे रखी कि पता नहीं फिर कब गोरों को जरूरत पड़ जाए चाइना को काउंटर यस। करने के लिए और अफगानिस्तान में आने के लिए। इनकी जो रेंट एंड आर्मी है उनकी, जैसे हम गाड़ियां रेंट करते हैं, उनकी आर्मी रेंट होती, तो रेंट एंड आर्मी के लिए तो उन्होंने, और अब ज्यादा जरूरी हो जाएगा क्योंकि अब हमें बहुत बड़ी पावर आ रही है, तो इंडो पैसिफिक में अब अमेरिका को यहाँ आना पड़ेगा और आना है। अब मुझे कभी कई बार बड़ी हैरानगी होती है कि पहले जब मैं यूएस में था, व्हेन आई वेंट एज अ स्टूडेंट, तो इंडिया आता था नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के ऊपर कि ये सती हो गई या मदर ऑफ सिंधिया जी के बेटे की शादी हुई तो ट्रेनें भर भर के आई। अब इंडिया कम्स ऑन प्राइम टाइम because now we are the biggest soft power not only in the world but the strongest lobby in the United States। मतलब 77 साल में ऐसी जर्नी कवर की हमने कि इंग्लैंड की क्वीन जिसने हमने राज किया था, आज वो जिस गाड़ी में घूमती है वो टाटा जेएलआर को ओन करता है। तो ये हमारा सक्सेस रहा। ये शायद हिमांशु जी सक्सेस इसलिए रहा क्योंकि हम आसपास लोगों को बर्बाद ना करने में अपने आप को एक सनातनी तरीके से जी के, अपने परिवार के साथ जी के, मेडिटेशन पूजा पाठ में इन्वॉल्व होके, शायद इसीलिए जब गुरुद्वारे जाते हैं अरदास में कहते हैं सरबत दा भला। हम ये नहीं कहते कि इसका भला और इसका नुकसान और ये काफिर है और इसके हाथ का नहीं खाएंगे। सर भक्त का। यस। तो सरबत, वी वांट पीस फॉर ऑल। तो मुझे लगता है इसीलिए। और कोलैप्स हो या ना हो, अगर ये हिमांशु जी कोलैप्स हो जाते हैं तो बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। कैसे क्योंकि सर? 4,000 किलोमीटर का हमारा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है। अभी तक जो जितनी भी शिप्स पाकिस्तान से चलती थी बांग्लादेश, क्योंकि हमारी लॉबी स्ट्रांग थी, इसीलिए शेख हसीना को वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा डाइट करो, तो वो सारी अनलोड होती थी सिंगापुर में, श्रीलंका में कूलिंग ऑफ पीरियड होता था। अब वो खत्म हो गया। पहली शिप चाइना की कराची से यहाँ आई है। प्लीज अंडरस्टैंड, Bangladesh, not only with a porous border, with such a large Muslim population, it can be behind the scenes handled. That porous border can be handled by Pakistan and China. Do you understand the exposure that we have? यस। और और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जो बॉर्डर स्टेट में हैं
और वो अपने छोटे ओछे राजनीतिक गेन के लिए हिंदुस्तान का एक्सपोजर बढ़ा सकती हैं। आज भी सवेरे में कहीं पढ़ रहा था कि देयर इज वन टेररिस्ट जो कि आना चाहता था बांग्लादेश से यहाँ, ही हैज बीन अरेस्टेड। मैं तो वही बोल रहा हमारा हूँ कि सर एक्सपोजर। क्रैकडाउन हो रहा है। क्रैकडाउन हो रहा है, आप जो बता रहे हैं ना, वो खतरा यस डेफिनेटली रहेगा। मगर जब तक आप उनको सबक नहीं सिखाओगे, एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे, तब तक ये होगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से। और दूसरी बात सर, मुझे तो ये इस चीज की ज्यादा तकलीफ है। देखिए, आप रेडिकल्स बोल रहे हैं, मैं मानता हूं। मगर रेडिकल्स की, बांग्लादेश के रेडिकल्स हो या पाकिस्तान के रेडिकल्स हो, ताकत कहां तक? दो चार आतंकी हमले करने तक। उससे ज्यादा क्या वो कुछ कर सकते हैं? वो मुद्दे का सवाल है भारत के साथ। और ऊपर से आज है 24 दिसंबर, 20 जनवरी के बाद ये जो रेडिकल्स के आका है, बांग्लादेश की जो रजीम है, इसके आका है, वो बदल जाएंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप विल बी एज एमेनेबल टू मोहम्मद यूनुस एज बिडेन इज? द आंसर इज नो। अभी ऐसे में सर, आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों की जरूरत अमेरिका को रही है, अमेरिका की जरूरत है, इसलिए ये टिके हुए मानते हैं। मगर बांग्लादेश में जहां कन्वर्जेंस हो रहा है भारत और चाइना का थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट दोनों के बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से चाइना को धकेलने के लिए अमेरिका नाटक करेगा, पाकिस्तान को जिंदा रखेगा। इन दोनों में आपको कौन सा वाला दिखता है कि जो पहले गिरेगा? क्योंकि गिरने तो वाले हैं, जैसे आपने बताया, फेल स्टेट यस, सब मानते हैं। मगर इससे हमारे देश के अंदर शरणार्थी आएंगे, वो मानने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान के चार टुकड़े होते हैं, जैसे लोग बातें कर रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है सर, कि समझ लो केपीके बन गया, बलूचिस्तान बन गया, एक बाजू वजीरिस्तान बन गया, बचेगा क्या? एक हिस्सा पंजाब का और सराइकी का ऊपर का। वो लोग तो अपने देश के अंदर टूट के रहेंगे ना, शरणार्थी वाला बात तो आएगा नहीं। और जहां तक पीओके का सवाल है, मैं नहीं समझता भारत कोई भी जल्दी करेगा पीओके को वापस लेने के लिए, क्योंकि हमें वो 40 लाख जिहादी नहीं चाहिए। हमें लैंड तो डेफिनेटली चाहिए। वैसी ही बात बांग्लादेश में है। हमें 18 करोड़ जिहादी नहीं चाहिए। हमें जो रंगपुर जिला है ऊपर का, जो हमारा चिकन नेक बड़ा कर सके, वो ही चाहिए। क्या वो भारत करेगा? इसमें दो पार्ट में मैं इसको आंसर करूंगा। पहला पार्ट है कि इसमें इनके टूटने में और बिखरने में ये घूम के बात वापस हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री पे आती है। अब मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनको पीछे चला रहा है अमेरिका। अमेरिका यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद सिंगल दुनिया का सबसे बड़ा, सॉरी टू से, बदमाश रहा है। जहां मर्जी अटैक कर दिया, जहां तोड़ दिया फोड़ दिया, कुछ नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। एलाइज तो आंखें बंद करके, जर्मनी फ्रांस वगैरह तो इटली साइन कर देते हैं, भाई साहब कर देना और बता देना अमाउंट क्या भरी थी चेक में। जो उन्होंने इराक के साथ किया, ना इनको इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले, ना इनको बिन लादेन मिला, ना कोई लिंक मिला सितंबर 11 से। लेकिन उस मुल्क के देखो उन्होंने क्या हाल कर दिया। वही अमेरिका पहले ईरान के साथ था, अब इराक के साथ होकर उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। बाद में अगला नंबर ईरान का है। प्रॉब्लम ये है कि ये डिपेंड करता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अब मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ पॉलिटिशियन। वो तो माशाल्लाह उन साहब की तो अपनी 7 बैंकरप्सीज भी हैं और एक कन्विक्शन भी है। वो एक ट्रांजैक्शनल किस्म का आदमी है और ही इज वेरी मर्क्यूरियल, कि भैया आए हो तो क्या लाए हो, दे रहे हो तो क्या दे के जा रहे हो। क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूं, जो मेरे को डेमोक्रेट्स ने स्टेटस को दिया, हम इसकी भी आर्मी की सेवा कर रहे थे, हम जर्मनी की भी कर रहे थे, कुछ नहीं करेंगे। वो कोरिया जो इनसे 1 बिलियन देता था, उससे सीधे 10 बिलियन मांग रहा है टू प्रोटेक्ट जो इनकी वो है। अब इश्यू ये है इसमें, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इश्यू यहां पे आता है हमारे फॉरेन ऑफिस में। टू कंट्रोल चाइना, America needs India. You cannot today, the world cannot move in any manner without India, simply because we have the largest middle class and we have the biggest market. And अभी एआई से तो हम और आगे जाएंगे, क्योंकि दुनिया में इतने पढ़े लिखे हैं ही नहीं लोग।
इतने, और वो भी जो सनातनी दिमाग है हिंदूज का, हमारा एक रिलैक्स दिमाग है। तो आप टेक्नोलॉजी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तभी जाओगे कि आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा, आपका जिहादी माइंडसेट है। आप कोडिंग थोड़ी ना करोगे बैठ के, आप सॉफ्टवेयर थोड़ा ना लिखोगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका को आदत पड़ी हुई है एलाइज बनाने की। हम कह रहे हैं कि हम एलाई नहीं बनेंगे, हम बनेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनर, क्योंकि हम तुम्हारे चक्कर में, हम ईरान से क्यों पंगा ले लें भैया, हमें वहां से गैस और पेट्रोल भी मिलता है, या मिल सकता है हमारी, हम तो चलो अभी शांत बैठे हैं। हमारा डिफेंस इक्विपमेंट 60% 70% रशिया का है, तो हम स्पेयर पार्ट्स के लिए कहाँ जाएंगे। हमारा चाइना के साथ भी ट्रेड है। देखिए आज सप्लाई चेन आर सो कनेक्टेड कि अगर कहीं भी एक कंट्री खराब होती है या एक शिप फंस जाता है अगर कहीं पे, तो दुनिया में हर चीज, टॉयलेट पेपर से लेके सेमीकंडक्टर्स रुक जाते हैं। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज अमेरिका वांट्स इंडिया टू टो द लाइन, क्योंकि देर आर इनफ इंडिकेशंस। आज से 2 महीने पहले मैं एक लेक्चर में गया था जहाँ जो अमेरिकन एम्बेसडर एरिक गर्सेटी थे, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि इंडिया हैज टू चूज विच साइड यू आर फ्रॉम। आई हैव दैट स्पीच आल्सो विद मी। अमेरिका चाह रहा है कि हम इंडिया को हमारे हिसाब से चले। वो पहले ही परेशान है क्योंकि हमने रशिया से पेट्रोल क्यों खरीद लिया, क्योंकि वो कहते हैं कि शायद रशिया फेल नहीं हुआ क्योंकि हमने 80 85 या 90 बिलियन का उनसे पेट्रोल ले लिया। हम बोलते हैं, मैं उस दिन अमेरिका में था जिस दिन हरदीप पुरी साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी CNN पे, उन्होंने कहा था प्लीज अंडरस्टैंड, we don't want to inherit your problems and your wars. For यस। us, we're a growing economy. We need energy. We need supply chains. So we will, अब आप हमसे बैठे 10 12 हजार किलोमीटर दूर, आप हमें यहाँ सारे सबसे लड़वा देंगे, तो पहली बात तो हम टोटली आपके रहमो करम पे हो गए। दूसरा, आप तो आओगे ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका हमें दबा रहा है कि जो कि हम नहीं दब रहे हैं। अब ऊपर से आ गए हैं ट्रम्प साहब, वो तो कहते हैं भाई साहब माई वे और हाईवे। मैं तो कनाडा को तो कहते हैं वो तो है ही 51st स्टेट है हमारी, उसको तो कहते हैं तू गवर्नर है। तो अब हम दबना नहीं चाह रहे हैं, तो अब क्या होगा कि अब जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, अब उसका जितना स्किल है वो काम आएगा कि अमेरिका से हम लड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमारा इतना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और उसके बाद हम ज्यादा दोस्ती रखते हैं, तो वो कहते हैं ना अमेरिका की, ऐसे ही हेनरी किसिंजर सेड कि अमेरिका से दुश्मनी से ज्यादा बुरी अमेरिका की दोस्ती है। तो अब अमेरिका हमें दबाएगा जो हमने दबना नहीं है। तो मैं तो यही कहता हूं कि आई होप जयशंकर साहब रहें, मोदी साहब रहें, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी एट द सेंटर चाहिए हमें। जितनी ऑपोजिशन पार्टियां हैं, आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूं, इनका वोट बैंक क्या आप देख लीजिए। इनका बस चले ये तो बिल्कुल ही मतलब वक्फ बोर्ड को भी और बॉर्डर भी खोल देंगे क्योंकि इनको अपनी वोट से मतलब है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फॉर अस टू वॉक द क्रिटिकल लाइन वेयर वी हैव टू कीप अमेरिका इन गुड ह्यूमर। चाइना को तो हमने समझा ही दिया, चाइना तो काफी हद तक आ गया, बट वेरी अनप्रिडिक्टेबल। पाकिस्तान को तो हमने बिल्कुल वही अजीत साहब वाला ही है कि हमने इस अधमरा हालत में कर दिया है कि वो ना बेचारे उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं। वो जरा सा बेचारे का है कि जरा सा शोर मचाते हैं तो FATF के थ्रू हम उनका बाजा बजवा देते हैं। तो अब ये डिपेंड करेगा हिमांशु जी कि ट्रंप को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, कि वो एक इंसान ऐसी मिसाइल है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वो चाहेगा कि मैंने, क्योंकि मुझे लगता है बांग्लादेश में भी अमेरिका ने गेम खेली है। अमेरिका ने गेम खेली है हमें पनिश करने के लिए कि भैया तुम नहीं मान रहे ना, तुम रशिया से नहीं मान रहे ना, तो अब ठीक है। अब फिर हमने तुम्हारा देखो, तुम्हारे घर के बगल में पंगा ले लिए, अपना इम्प्लांट यूनिस भेज दिया। वो किसी काम का इंसान नहीं, उसे राजनीति की समझ भी नहीं है। उसको ये नहीं पता कि जिस आर्मी ने तुम्हारी 2 लाख औरतों के साथ दुष्प्रहार किया, आप उसको आज जफ्फी डाल के बोल रहे हो तू हमारा भाई है, तेरे को क्या मिलना है उस इकोनॉमी से। तुम चल ही हमारे ऊपर रहे हो, तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट, तुम्हारी एक्सपोर्ट्स, एवरीथिंग इज इनडायरेक्टली वेयर द सप्लाई चेन। आज बिजली रोक दे, पानी रोक दे, तो क्या होगा उनका। तो अब ये हमारी बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, हाउ वी हैंडल डोनाल्ड जे ट्रंप। और मैं इसमें एक और बात कहना चाहूंगा जो थोड़ी सीरियस है, कि इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यस। We are in a very peculiar neighborhood which is called South Asia। क्यों कह रहा हूं मैं, अब देखो मैं साउथ एशिया में कंट्रियों के नाम गिनाऊंगा, आप आराम से व्यूअर समझ जाएंगे कि वहां कौन से धर्म के और किस तरह के लोग रहते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, ईरान, ठीक है। उसके बाद चाइना, वो तो ऑन पेपर ही दुश्मन है हमारा।
श्रीलंका वो तो जिसका पैसा देते हैं उसके पीछे हो जाते हैं। मॉलडीव को तो चलो हमने संभाल लिया। नेपाल भी स्विंग स्टेट ही बना हुआ है आजकल। और एक बेचारा शरीफ सा मुल्क है भूटान। तो अब देखिए कि नॉट जस्ट दीज टू, वी आर इन अ वेरी चैलेंजिंग नेबरहुड। गॉड फॉरबिड, अगर मैं तो चाहूंगा कि जैसे हमने पाकिस्तान के साथ किया है वैसे करें कि इनको इस कदर निकम्मा बना दें, क्योंकि अगर ये टूट जाते हैं तो ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाता है, बहुत बड़ा हमारा वनरेबल बॉर्डर है। अब देखिए जेएनके से कूद काद के फांद के पहुंच ही जाते हैं ये। अब बांग्लादेश तो 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर है। और अगर आप सिर्फ देखिए पाकिस्तान के 24 करोड़ मुस्लिम्स, बांग्लादेश के 17 करोड़ और हिंदुस्तान के 22 करोड़, 64 करोड़ मुस्लिम्स हो जाते हैं हमारे ही इलाके में। बाकी आप समझदार है, मतलब ये तो इनका तो यहाँ होता है कि जहां पे ये कम होते हैं वहां कहते हैं कि सेक्युलर करो कंट्री को, जहां ये 40-50% से ऊपर गए, वो ईरान था, टर्की था, फिर ये कहते हैं इस्लामिक स्टेट बना दो। तो वैसे मेरी देखो, जो ये लाली जी ने बहुत पते की बात कही है, बराबर समझ लाना। और जो आंकड़े मिलाए ना उन्होंने, 24-25 करोड़, 17-18 करोड़, 22 करोड़, सब मिला के अगर इकट्ठे हो गए ना, तो समझ के रखो क्या होने वाला है। 64 करोड़ फिगर दे रहा हूं। 64 करोड़। अभी आपको इतने बड़े नहीं हो गए हो, 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में ही हो। समझ के रखिए भैया। और वंशी जी इनको, बोले, हाँ हाँ, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि वी इंडियंस, हिंदुस्तानी, हम बाय नेचर पीस लविंग लोग हैं। हम वी डोंट, हमारे यहाँ परिवार पूजा पाठ हम उसमें हैं। तो हिंदू हिंदू 100 करोड़ है, 120 करोड़ हो, आप देखो क्या क्या हो रहा है कनाडा में। गिने चुने जो अपने आप को सिख कहते हैं वो जाके मंदिर पर अटैक कर रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो बाय हिंदू जो है, हम बाय बाय आर वेरी कंस्ट्रक्ट, वी आर नॉट समबडी हु वांट्स टू, हम तो कहते हैं भाई साहब भीतर जाओ, मेडिटेशन करो, परिवार के साथ रहो, पूजा करो, तो हमारा वो कंस्ट्रक्ट ही नहीं है। वी आर नॉट बॉदर्ड। हमने कितना, हम आज बताइए, आज हिंदुस्तान ने कौन सी कंट्री पर अटैक किया जब से आजाद हुआ, बताइए। जब भी किया तो चार इन्होंने बगल में किया, और अपने लोगों को बेवकूफ बनाते रहते पाकिस्तान वाले कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान ने हमें, वो हमें कहते हैं कि इकट्ठे नहीं रह सकते। इन्होंने हर बार अटैक किया और हर बार मुंह की खा के गए हैं। सो दैट फिगर ऑफ 64 करोड़ एंड देन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ साउथ एशिया, that can be lethal. So we have a very challenging job in not only securing our borders, having enough defense spending and yet having enough money to build infrastructure, क्योंकि इंडिया के अगले 20-25-30 साल 40 साल ये गोल्डन टाइम है। इसमें हम हमें हमें तो मेरी जो छोटी समझ बोलती है कि इन दोनों को अजीत वाली स्टेज में रखो, बांग्लादेश और इनको, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान और नीचे जाएगा टूट जाएगा, फिर मुसीबत होगी। वो पोरस बॉर्डर्स हैं। अब पंजाब तो फिर भी संभल गया, क्योंकि पंजाब का बॉर्डर फ्लैट था, हालांकि उसमें रिस्क है कि वहां से टैंक आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर संभलने में क्यों प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि वो पहाड़ी है, हिली है, पता नहीं कौन कहाँ बैठा है, कहां से आ रहा है। दूसरा, जो पंजाब के लोग थे वो पाकिस्तान के साथ नहीं थे। बाकी कश्मीर के लोग हैं या नहीं है इसका जवाब आप जानते हैं, तो लोकल पॉपुलेशन नहीं थी। तो एक तो बांग्लादेश का भी, तो मैं जो कहता हूं कि इन दोनों को इतना रखो, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग होते हैं तो फिर हमें उंगली करते हैं, वीक होते हैं तो टूट जाएंगे, हमारे लिए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। क्योंकि अगर हमें ग्रो करना है तो हमें अपने खित्ते को साथ लेके चलना पड़ेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी कंट्री टू ग्रो। आई मीन इवन इफ यू बाय एन अपार्टमेंट टुडे, अगर आपके बगल में कोई शराबी कबाबी किस्म का आदमी है, क्रिमिनल आदमी है, तो आपके घर की वैल्यू कम हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि इनको इतना ही बैकफुट पे रखो कि मोना इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो। लिक्विड इसे जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगी। मरने नहीं देगा, अजीत साहब का डायलॉग है, मैं बराबर एक है। और फिगर कोट करना चाहता हूं कि देखिए, इफ वन वांट्स टू अंडरस्टैंड इंडिया, इन 1951 our minorities were 16%, and today our minorities are 31%. This is the biggest pat we can give to our backs. खत्म होगी पाकिस्तान में मिनॉरिटी, कहाँ गए सिख, कहाँ गए हिंदू, पता ही नहीं। बांग्लादेश में जो उन्होंने हमारे मंदिरों को और कर रहे हैं। और आज इंडिया में 84% है हमारी मेजॉरिटी, और बाकी सारी माइनॉरिटीज है। तो वी लिव पीसफुली, वी वांट टू लिव विद आवर माइनॉरिटीज पीसफुली। सो इन दिस कंट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस द माइनॉरिटीज हैव ग्रोन,
yet we are becoming from the fifth to the third largest economy। तो इन दोनों को इतने रखो कि बस इनको टीका लगाओ और ये ठीक हो, फिर जब उसका असर खत्म हो फिर टीका लगाओ, क्योंकि जब ये ज्यादा होते तो फिर इन्हें पछता नहीं, फिर ये अपने हिंदुओं की नफरत निकाल के लाते हैं और फिर ये जमात इस्लामी और जमातुद दावा और तारीक लबैक, और फिर ये अपने काम शुरू कर देते हैं, कभी हाईजैक करना, कभी हमारे पार्लियामेंट में आना, कभी 26/11 करना। क्योंकि देखिए इनकी सोच नहीं बदल सकते आप, इनका कॉन्स्ट्रक्ट ही गलत है। मिडिल ईस्ट चला गया, बाकी और मुस्लिम कंट्रीज उनमें तो ये नहीं होता। इनकी फॉर्मेशन ही हिंदू हेट्रेड पे हुई है। हिंदू हेटरेट पे फॉर्मेशन हुई है, मगर एक ही चीज अच्छी है, जैसे लाली साहब ने बताई, कि ये भारत के लिए गोल्डन पीरियड है अगले 25 सालों का। और उसमें से भी अभी मैं पिछले अगले 4-6 महीने बहुत क्रिटिकल मानता हूं। और उसकी वजह है कि ट्रम्प, लेट्स बी रियलिस्टिक, रियल पॉलिटिक की बात करें, हम कार्यक्रम के अंत की ओर जा रहे हैं, मगर मैं एक छोटी सी रियल पॉलिटिक की बात कर देता हूं, उसके ऊपर लाली जी रिएक्ट करेंगे एंड देन विल क्लोज इट। एक रियल पॉलिटिक ये है सर, कि द ट्रम्प्स हैंड्स आर फुल। द लेफ्टिस्ट लिब्रांडो कबाल ऑफ बिडेन along with the deep state, वो लोग तो चाह रहे थे कि पूरी दुनिया को इतना जला दो कि वो आके 4 साल तक फायर फाइटिंग ही करता रहे। उसकी वजह से आज उनके सामने इंटरनेशनल एरिना में एक तरफ यूक्रेन का वॉर है, दूसरी तरफ इसराइल, और अभी जैसे आपने बताया ईरान है। अंदर की बात उन्हें देखनी है। अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, नेटो को राह पे लाना है, नेटो से अपना पल्ला छुड़ाना है। ऐसी चीजों में जब ट्रम्प फंसे होंगे, तो आई एम क्वाइट श्योर एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज बांग्लादेश इज नॉट अ प्रायोरिटी एज फार एज ट्रम्प इज कंसर्न। एंड इन सच ए सिनेरियो, जैसे आपने बताया, फॉरेन ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जयशंकर का जो विजिट है, और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने से पहले उनके ड्राफ्ट के साथ में जो बातें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू से भारत कि भैया ये आपका एरिया है, आप संभालो। यस, they may not say it full all heartedly, but definitely they will say it's for India to look after them। और जहां तक भारतीय सब कॉन्टिनेंट की बात है, वहां पे अगर भारत को ग्रीन लाइट मिलती है, तो वो भारत को देखना पड़ेगा कि हाउ वी डील विथ दिस पीपल। एंड दैट इज द इंटरफियरेंस ऑफ दिस लेफ्ट लिब्रांडो कबाल एंड द डीप स्टेट पार्ट इन द मैटर्स ऑफ इंडियन नेशनल सिक्योरिटी विल स्टॉप। ये जो रोज के जो कबाल खड़े होते हैं ना, कहीं अल्लू अर्जुन को मार दिया, कहीं बॉर्डर क्लोज कर दी, कहीं पर जाके किसान, कहने वाले किसान जाके बैठ गए आंदोलन पे, ये सब नहीं होगा। वो इंटरफेरेंस बंद हो जाएगा। ऊपर से बांग्लादेश को, वेल, वी कैन ट्रीट बांग्लादेश द वे वी वांट इन सच अ सिनेरियो। सर, डू यू थिंक इंडिया शुड टीच बांग्लादेश लेसन, सो दैट वो हमेशा जो लिक्विड ऑक्सीजन है ना, वो जो अभी जो छलांगे मार रहे हैं ना, वो मरना बंद हो जाए। अ, हिमांशु जी, ऐसा होता है कि एक परिवार में भी जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम अपने घर की बात बाहर नहीं निकालते। लड़ाई में भी बोलते हैं कि आस्ते बोलो, बगल वाले सुन लेंगे। We are already teaching a lesson, but we are not as foolish as Pakistan or Bangladesh or even for that matter United States of America कि हम शोर मचाते हुए नहीं जाते। यस। अमेरिका ने शोर मचाया, दुनिया भर में, यहाँ अटैक कर दिया, वहां अटैक कर दिया, क्या हुआ? चाइना चुपचाप सी रूट्स नीचे से खाता रहा, सॉवरेन डेट खरीदता रहा, और उसने खोखला करना शुरू कर दिया अपना जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव बना रहा है कंट्रीज को। अब मैं बोलूंगा कि क्यों हमारा जो डिप्लोमेसी सो सक्सेसफुल। टू एग्जांपल्स। हमने क्या किया? पाकिस्तान पे हाथ भी नहीं उठाया। क्या हालत हो गई उसकी? जयशंकर साहब अंडर मिस्टर मोदीज लीडरशिप हैज आइसोलेटेड देम टू द पॉइंट वेयर वी हैड मेड देम रिडंडेंट। आई मीन, इमरान खान फोन करता और हमारे पीएम साहब फोन ही नहीं उठाते। हाथ जोड़ रहे हैं, भाई हमसे बात तो कर लो, एससीओ की मीटिंग में कोई तो आ जाओ, क्रिकेट तो खेल लो। हमको आप क्यों में हैं? फिर कनाडा के साथ हमने क्या किया? हमने सॉफ्ट डिप्लोमेसी की। हमने कुछ नहीं किया, हमने शोर नहीं मचाया। आज जस्टिन ट्रूडो अपनी मौत खुद मारा जा रहा है। आई एम सॉरी टू यूज दैट एक्सप्रेशन। तो सही बात इसमें है। मैं बहुत बढ़िया शेर सुनाना चाहूंगा जो हमारी इंडियन डिप्लोमेसी और जिस हिसाब से
हम लोग चलते हैं कि मैंने कुछ इस कदर बदला लिया उनसे, मैंने कुछ इस कदर बदला लिया उनसे, हाथ उठाया नहीं बस अपनी नजरों में ही गिरा डाला। अपनी नजरों में ही गिरा डाला, लाली साहब ने बहुत बड़ी तो बात कर दी। बांग्लादेश को अपनी नजरों में गिराना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम करना है जो पीछे से नहीं करेंगे, पर हर चीज पब्लिसाइज नहीं की जाती। बिकॉज द मोमेंट यू पब्लिसाइज, देन अब अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती क्या रही, उसे इतना शोर मचाता रहा कि ऑपोजिशन को पता चल जाता था इसका नेक्स्ट नैरेटिव क्या है। आपने अगर कुछ करना है, समझदार आदमी, हमारे पंजाबी में कहते हैं, जो समझदार बंदा होता है वो राइट हैंड से करके लेफ्ट को भी पता नहीं करने देता। तो वी आर डूइंग वेरी गुड, वी हैव डन वेरी वेल, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ us in our golden period is that now all the emerging economies, इंडिया, चाइना, देखो जापान इमर्ज्ड है, ताइवान, वो सारा बिजनेस जो है वो यही है। बाकी सारी जितनी इमर्जिंग है, इमर्ज्ड इकोनॉमीज है, यहाँ अमेरिका हैज टू कम हियर। एंड अमेरिका चाइना के साथ कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि चाइना कहता है अब मैंने कुर्सी पे बैठना है। तो अब द वर्ल्ड नीड्स इंडिया इन टर्म्स ऑफ, बी इट बी द ग्लोबल साउथ, बी इट बी टू काउंटर चाइना, बी इट बी फॉर योर सप्लाई चेन्स, और अगला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन है। यहाँ तो हिंदुस्तान में ईंट उठाओ तो नीचे से इंजीनियर और डॉक्टर निकल आते हैं। तो ये अगला पीरियड हमारा है। मेरी सिर्फ इसमें यही है कि मैं फिंगर्स क्रॉस की हमारे यहाँ सेंटर में स्टेबिलिटी रहे, ये रैग टैग कोalition ना आ जाए, क्योंकि ये रैग टैग कोalition का जो वोट बैंक है वो वही है जो नहीं हम चाहते हैं। तो दर्शक मित्रों, आपने सुना लाली साहब। और जहां तक आज के प्रश्न का सवाल है, हम उन्हें जीने नहीं देंगे, मारेंगे भी नहीं, रखेंगे तो लिक्विड ऑक्सीजन पे रखेंगे। यह है निष्कर्ष आज का मित्रों। आप हमारे चैनल को तो देखते हैं, फिर से आपको मैं अपील करता हूं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। आपके एक लाइक से, आपके एक कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, कुछ नए नए अच्छे विषय लेके नए अच्छे एक्सपर्ट के साथ में बात करने का एक उत्साह मिलता है। तो फिर से जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको क्यूआर कोड मिलेगा, पे डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। प्लीज डू कंट्रीब्यूट टू, क्योंकि हम पत्रकार लोग, बस बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर लाली साहब ने आज हमारे साथ में ज्वाइन करके हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया हो। और समझ के चलिए कि आज भारत में जो हो रहा है वो काफी लोगों के लिए बर्दाश्त के बाहर है। लाली साहब बताइए। मेरी लास्ट स्टेटमेंट ये होगी, फॉर एवरी इंडिविजुअल इंडियन वॉचिंग योर चैनल, this is your golden period. If you are on Indian soil as an Indian citizen, दिस इज योर गोल्डन पीरियड। 6 से 8% प्लस की ग्रोथ है और आगे हिंदुस्तान का फ्यूचर है। तो एक बार टेक प्राइड इन योर कंट्री, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट इफ यू डोंट डू इट नाउ फॉर योर चिल्ड्रन, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट। इफ यू डोंट डू इट नाउ, यू विल नेवर बी एबल टू डू इट, सो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। बस इसी संदेश के साथ अगले बार एक नए एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार लाली जी। जय हिंद सर, जय हिंद सर।